हमारे पास एक खास अलार्म है जिसे सुनकर को पायलट एक्टिवेट हो जाता है और वो क्यूरियोसिटी को संभाल लेता है। वो उसे पायलट यानी कंप्यूटर ए से टेक ओवर कर लेता है, पर अफसोस ऐसा हुआ नहीं। इस पायलट ने चार्ज छोड़ा ही नहीं, वो लगातार अलार्म को रीसेट करता रहा। ऐसा लग रहा था वो मुझसे कह रहा है, आई एम सॉरी रॉब, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं ठीक हूँ, मुझे परेशान मत करो, मैं तुम्हारे कमांड्स फॉलो कर रहा हूँ। जबकि ऐसा नहीं हो रहा था, वो मेरे कमांड्स फॉलो नहीं कर रहा था। क्यूरियोसिटी रोवर बेकाबू हो गया था। अच्छा, इस वक्त रोवर में क्या प्रॉब्लम चल रही है? चार्ज फॉर द बैटरी की जगह दिखा रहा है कि बैटरी 63% है। ये इस बात से कंसिस्टेंट है कि रोवर शटडाउन नहीं हो रहा। बहुत ही कम वक्त बचा है। अगर टीम ने जल्दी कुछ नहीं किया तो क्यूरियोसिटी से कम्युनिकेशन पूरी तरह से बंद हो जाएगा। ये इस मिशन के लिए बहुत भारी झटका होगा और इससे फ्यूचर मार्स एक्सप्लोरेशन पर भी बुरा असर पड़ेगा। सिचुएशन काफी नाजुक थी, हमारे पास टाइम भी काफी कम था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। साइट ए पर जो कंप्यूटर है उसमें प्रॉब्लम है, लेकिन साइट बी वाले कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम चाहते हैं कि रोवर साइट बी वाले कंप्यूटर को यूज करे, लेकिन वो हमारे कमांड्स को तो मानेगा नहीं, उन्हें इग्नोर करेगा। तो हमें क्यूरियोसिटी को दूसरे कंप्यूटर पर शिफ्ट होने के लिए फोर्स करना होगा। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आमतौर पर इतना बड़ा कदम उठाने से पहले कुछ टेस्ट किए जाते हैं, पर अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है। बिना और इंतजार किए टीम को पायलट का चैप्टर क्लोज करके ये उम्मीद करनी होगी कि को पायलट टेक ओवर कर ले। ये काम रिस्की है, पर अगर ज्यादा इंतजार किया तो क्यूरियोसिटी अपना रेडियो बंद कर सकता है, यानी कांटेक्ट खत्म। जैसे जैसे समय हाथ से फिसल रहा है, वैसे वैसे इस बात का डर बढ़ता जा रहा है कि क्या हमारा कमांड क्यूरियोसिटी तक पहुंचेगा भी या नहीं। अगर हम अपना कमांड नहीं पहुंचा पाते तो समझिए गेम ओवर। हमें किसी भी तरह दूसरे कंप्यूटर के साथ स्वैप करना ही होगा। ये बहुत ही बड़ा कदम है, लोगों को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। कमांड देने में घबराते रहे तो बात कैसे बनेगी। हम सब कुछ जल्दी में कर रहे थे, हमारे पास कुछ ही घंटे थे। अब सोचता हूँ तो याद आता है कि सब कितने वरीड थे। हमें पता था कि अगर हमने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, हाँ ये करना ही ठीक होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो हमारे हाथ से कंप्यूटर निकल जाएगा और कुछ घंटों बाद शायद क्यूरियोसिटी भी हाथ से निकल जाए। फैसला हो गया था, कमांड्स भेज दिए गए। जब ऐसा करते हैं तो थोड़ी देर के लिए कम्युनिकेशन बंद हो जाता है और फिर हम उसके दोबारा चालू होने की उम्मीद करते हैं। हम यहाँ सेंटर में ध्यान देंगे और जब हमें मार्स से सिग्नल मिलेगा तो यहाँ पर थोड़ी सी मूवमेंट होगी, यहाँ पर स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में। तो हम यहाँ खड़े होकर स्क्रीन को देख रहे हैं और सिग्नल के आने का इंतजार कर रहे हैं। नॉर्मली कुछ सेकंड्स में ही सिग्नल आ जाता है। हमें लगा कि 5 सेकंड्स में आ जाएगा, 10 सेकंड में आ जाएगा, पर नहीं आया। 20 सेकंड्स में, शायद 1 मिनट में आ जाए, नहीं आया। 2 मिनट, 2.5 मिनट बीत गए, 3 मिनट, पर तब भी सिग्नल नहीं आया। हमारे पास अभी तक कोई सिग्नल नहीं आया है। कंफर्म कीजिए कि आप लोगों को FFT पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हम कंफर्म करते हैं कि हम FFT डिस्प्ले को देख रहे हैं पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कॉपी। अगर कमांड नहीं पहुंचेगा तो हम फिर से कंट्रोल करने की उम्मीद नहीं कर सकते। हम 3 मिनट की लिमिट क्रॉस कर चुके हैं, सिग्नल अब तक नहीं मिला है। सब एक दूसरे की ओर देख रहे हैं, सब जबरदस्त टेंशन में हैं। लगभग 3.5 मिनट के बाद फाइनली सिग्नल आ ही गया। जिस तरह के सिग्नल का इंतजार हम कर रहे थे वो हमें मिल गया। आप उसे देख सकते हैं, पर बहुत ही छोटा है वो सिर्फ इतना सा था। एक डैमेज्ड चिप ने सॉफ्टवेयर बग को ट्रिगर कर दिया था, जिससे मिशन तबाही के कगार पर पहुंच गया था। इस सॉफ्टवेयर बग का नाम बढ़िया है, सॉल 200 बग। याद रखना भी आसान है। जिस चीज के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, जब अर्थ पे टेस्ट हुए तो किसी की पकड़ में नहीं आया।
और फिर अचानक वो सामने आ गया, वो भी 200 सोल्स बाद। इस तरह के खतरे हमेशा आपको डराते रहते हैं। हमेशा लगता है कि कुछ है जिसके बारे में जांच करना रह गया, कोई अनजानी चीज जो कभी कभार बहुत घातक हो सकती है। खतरा टल चुका है। क्यूरियोसिटी फिर से काम में लग गया है। उसने एक सूखा हुआ लेक बेड खोजा है जहां कभी वो सब था जो जीवन के लिए जरूरी होता है। क्यूरियोसिटी अब एक और भी बड़ी चीज की खोज कर रहा है, ऑर्गेनिक कार्बन, जो जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। क्यूरियोसिटी की ड्रिल मशीन ने ऐसा कमाल दिखाया है जो मार्स पर पहले कभी नहीं देखा गया। उसने रेड रॉक के अंदर से ग्रे पाउडर निकाला है। अर्थ में से ग्रे मटेरियल अंडरग्राउंड से निकलता है और वो ऐसी जगह से मिलता है जिसमें ढेर सारे ऑर्गेनिक्स होते हैं। अगर मार्स में कहीं ऑर्गेनिक्स हैं तो मुझे यकीन है कि वो यही हैं। यहाँ साइंटिस्ट्स के लिए खजाना छुपा है। मार्स में मिले ग्रे पाउडर का सैंपल लेबोरेटरी पहुंचता है जहां उसे एनालाइज किया जाता है और कुछ समय बाद रिपोर्ट भी आ जाती है। उसमें ऑर्गेनिक कार्बन नहीं मिले। हम हैरान हो गए थे। जिसे खोज रहे थे वो कहाँ है। हमें तो लगा था कि मार्स पर ऑर्गेनिक कार्बन जरूर होगा। दूसरी चट्टान को ड्रिल किया जाता है। सैंपल में कुछ ऑर्गेनिक्स के होने का इशारा तो मिला है, पर क्या वो मार्शियन है या फिर अर्थ से आई हुई कंटामिनेशन? ये कहना मुश्किल है क्योंकि एक्सप्लोसिव मार्शियन केमिकल ने फिर से सिग्नल को स्क्रैम्बल कर दिया है। लगता है ये केमिकल हर जगह मौजूद है। उस सैंपल में परक्लोरेट था। मैंने तो सोचा था कि परक्लोरेट सिर्फ मार्स के सरफेस पर होता है, ये तो अंडरग्राउंड में भी मौजूद है। और जहां परक्लोरेट होगा वहां ऑर्गेनिक्स नहीं होंगे। इसका मतलब है पूरी मेहनत बेकार। अगर ये मान लें कि मार्स पर कभी जीवन नहीं था, तब भी वहां पर बहुत सारा ऑर्गेनिक कार्बन होना चाहिए। वो यहाँ हर रोज मीटेराइट्स और कॉस्मिक डस्ट के जरिए पहुंचता है, पर कुछ ऐसा है जो इस सबूत को मिटा देता है और शायद ये काम परक्लोरेट करता है। हम जानते हैं कि वो ऑर्गेनिक्स को तबाह कर सकता है, पर उसे ट्रिगर करने के लिए उसे हीट जैसी कोई चीज चाहिए। हो सकता है कि मार्स पर अलग तरह का कोई ट्रिगर हो। अर्थ की तरह मार्स का कोई सुरक्षा कवच नहीं है। वहां के सरफेस को हाई एनर्जी कॉस्मिक रेडिएशन लगातार झुलसाता रहता है। वो ऑर्गेनिक्स को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत है, पर परक्लोरेट उससे भी भारी नुकसान पहुंचा सकता है। मुझे लगता है ये रेडिएशन वही काम कर रहा है जो हीट ओवन में करता है। ये रेडिएशन परक्लोरेट को एक्टिवेट कर देता है। इससे वो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स में ऑर्गेनिक्स को बर्बाद तो कर ही रहा है, वो शायद अरबों साल से मार्स में भी यही कर रहा है। हो सकता है वहां अभी भी कुछ बाकी हो, शायद उनकी राख बाकी हो सकता है हम उसे ढूंढ पाएं। ऐसा नहीं है कि हमें वहां कुछ और नहीं मिलेगा। मार्स हमेशा से हमें सरप्राइज करता आया है, इसलिए मुझे यकीन है कि वो फिर से हमें सरप्राइज करेगा। कैसे ये तो नहीं पता, वरना वो सरप्राइज कैसे रहेगा, पर वो सरप्राइज करेगा जरूर। पृथ्वी पर भी 1 अरब साल पुरानी चट्टानों में प्रिजर्व्ड ऑर्गेनिक्स को ढूंढना एक जुनून ही तो है। देखिए, मैं यहाँ करीब 25 साल से रिसर्च कर रहा हूँ। मेरे अलावा और भी लोग हैं जो 40-50 साल से रिसर्च कर रहे हैं। अगर आप उन सभी रॉक्स को कंसीडर करें जो हमने सैकड़ों मील फैले इस इलाके में स्टडी की हैं, तो उनमें से सिर्फ 1 या 2 ऐसी हैं जो धरती की एंशिएंट लाइफ को रिप्रेजेंट करती हैं। ऐसे बहुत से एविडेंस हैं कि हमारा प्लैनेट जीवन से भरा था, पर प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर एविडेंस प्रिजर्व नहीं हो पाते, क्योंकि जो चीज जीवन को मुमकिन बनाती है, यानी कि पानी, वही चीज एविडेंस को मिटा भी देती है। हम जानते हैं कि यह आसान काम नहीं है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम कोशिश ही ना करें, क्योंकि अगर हम किसी तरह से मार्स पर ऑर्गेनिक्स के होने का सबूत ढूंढ लेते हैं तो वो एक बहुत बड़ी खोज होगी। येलोनाइफ बे में क्यूरियोसिटी ने साबित कर दिया है कि कभी मार्स पर जीवन को पनपने का मौका मिला था। अब वो करीब 11 किलोमीटर दूर माउंट शार्प के फुटहिल्स की ओर बढ़ रहा है। वहां पर वो फिर से मार्शियन ऑर्गेनिक्स की खोज में जुट जाएगा। ऑर्बिट से देखने पर लगता है कि आगे की टेरेन बहुत ही स्मूथ है, पर हकीकत तो हमेशा जमीन पर ही मालूम होती है। ऐसे पॉइंटेड और शार्प रॉक्स मार्स पर पहले कभी नहीं देखे गए।
ये रॉक्स क्यूरियोसिटी के पहियों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसी नई जगह को एक्सप्लोर करने में कुछ प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं। आगे क्या होगा उसका पूरी तरह से किसी को पता नहीं होता। क्यूरियोसिटी को कौन कौन सी चीजें नुकसान पहुंचा सकती हैं हम सबके बारे में कैसे जान सकते हैं। इसलिए हमें डर तो लगता है पर प्राउड भी फील करते हैं, क्योंकि हम ये इसलिए नहीं कर रहे कि ये सेफ है, हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत अमेजिंग है। 175 plan, looking at the engineering keep out here. मार्स पर अगली परेशानी कौन सी आएगी ये कोई नहीं बता सकता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस मिशन में इतने सारे उतार चढ़ाव होंगे। ये किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है। ये मजेदार है, बहुत एक्साइटिंग है, पर कई बार डिप्रेसिंग है और थकावट भरा भी हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये एक पैकेज डील की तरह है। लाइफ में ऐसा मौका एक बार ही आता है, मार्स को फर्स्ट हैंड देखने का और उससे जुड़े मिशन का हिस्सा बनने का। इससे बढ़िया क्या होगा? मार्स अपने राज इतनी आसानी से नहीं खोलता, पर आज हम जान गए हैं कि ये क्रेटर बीते युग में फ्रेश वाटर लेक था। इसमें वो सब कुछ था जो जीवन को मुमकिन बनाने के लिए जरूरी होता है। प्लैनेटरी साइंटिस्ट के लिए ऑलरेडी ये एक कामयाब मिशन है, लेकिन आपका और मेरा सवाल ये था कि क्या मार्स कभी रहने लायक प्लैनेट था? क्या बीते युग में वहां कभी जीवन था? हमारे पास उस सवाल का जवाब नहीं है। आज भी क्यूरियोसिटी की कहानी जारी है। नेक्स्ट स्टेप, फिर नेक्स्ट स्टेप और फिर नेक्स्ट स्टेप, बस इतना ही जरूरी है। हम ये सवाल पूछना कभी नहीं छोड़ेंगे कि क्या हम पूरे ब्रह्मांड में अकेले हैं?